बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRZ07 में। आज हम पढ़ेंगे यमुना छवि, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई है। इससे पहले मैंने प्रेम माधुरी पढ़ा दिया है, तो आप जाके एक बार उसे पढ़ लें। आपको कुछ समझ में आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेम चैप्टर है, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन दिया होता है कि या तो आप यमुना छवि कर सकते हैं या तो आप प्रेम माधुरी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दोनों ही करा दिया है और ये दूसरा मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो आप जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको समझ में आए, वो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। देखिए, यमुना छवि जो है, इसमें बात की गई है यमुना नदी के बारे में। और इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी पोएम की व्याख्या करते हैं, किसी भी स्टैंजा की पोएम की व्याख्या करते हैं, तो आपको ज़रूरी होता है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपको करना होता है व्याख्या, ठीक है। व्याख्या के लिए आपको सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। संदर्भ जो होता है वो बताता है, इसमें जो संदर्भ होता है, ठीक है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। क्या होता है, संदर्भ। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो इसमें बताना पड़ता है कि संदर्भ मतलब ये जो चैप्टर है या ये जो स्टैंजा ये कहाँ से लिया गया है, उसके राइटर कौन है। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रसंग, ठीक है। प्रसंग आता है, ये भी आपको बताना होता है। प्रसंग में बताना होता है कि जो इतनी बड़ी स्टैंजा या 4 लाइन की या 5 लाइन की जो पोयम है, इसमें क्या मेंशन है। तो संदर्भ में आपको सबसे पहले बता दो कि संदर्भ में क्या होता है, ठीक है। चलिए संदर्भ करते पहले हम। संदर्भ में आपका है, आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से उद्धृत या लिया गया है। जिसे आप कुछ शब्द ऐसे यूज करते हैं, ऐसा लिखते हैं, ताकि सामने जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे भी लगे कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ा है। और कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना भी ज़रूरी होता है जब हम बड़े एग्ज़ाम देते हैं तो। और ये बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, तो इसमें क्या होता है, सही शब्दों का चयन करना जरूरी होता है। प्रसंग आप क्या लिख सकते हैं, प्रसंग में आपका होता है कि कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया। यमुना नदी जो है, उनकी जो शोभा है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो पहला जो आपका है, देखिए पहली लाइन जो है आपकी, इसमें है आपका कि तरनी तनुजा। पहली लाइन है इसमें आपकी कि तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहुछाई। देखिए इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलंकार होते हैं इसमें, आपको इसमें काव्य सौंदर्य भी मेंशन करना होता है। तो इसमें तरनी तनुजा तट टमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। अब इसमें जो तमाल है, ये क्या है, सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार वृक्ष मतलब पेड़ जो होते हैं सदाबहार, उनकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे जो तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं, उनकी डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे जमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था और उनके पिता जब उनको लेके जा रहे थे नंद बाबा के यहाँ छोड़ने, तो क्या होता, जो यमुना नदी का उफान बहुत तेज़, यानी कि जो यमुना नदी थी उनका बहाव बहुत तेज़ हो गया था, एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ गई थी श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो नदी के पास जो पेड़ पौधे हैं, वो नदी जो जहाँ पे है उसकी ओर झुक रहे हैं। इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि उनको स्पर्श हो, और उनके चरणों का स्पर्श करके क्या हो, वो धन्य हो जाएं। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे जो नदियाँ हैं, उनको देवी देवता के रूप में पूजा किया जाता है। तो यहीं पे इसमें दिखाया गया है कि हमारे पेड़ पौधे, हमारी नदियों की जो आवश्यकताएं हैं या जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि कैसे पेड़ पौधे भी एक दूसरे को की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, ठीक है। तो जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हो। किदो मुखुर में लखत उजकी सबे निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परन पावन फल लोभा। यानी कि वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों।
यानी कि वो अपनी शोभा देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, यमुना नदी की हम रक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि उतनी उस टाइम पे धूप होती है, तो हो सकता है वो धूप से बचने के लिए भी क्या करें हो, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए वो जो पेड़ पौधे वो क्या हुए हैं, झुके हुए हैं, ठीक है। और यमुना जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आगे आपका कि कै प्रमोद जल जानी परम पावन फल शोभा, क्या मान कर रहे हैं वो लोग, उत्तम फल की प्राप्ति के लिए। कभी कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमटकर उसे छाया प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जो नदी है उसको धूप से बचाने के लिए एक साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं, उनको छाया प्रदान कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सभी छाए रहे, है ना, कि वो उनको क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर उनको छाया प्रदान कर रहे हैं, या वो तट पर या कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए। यहाँ पे श्री कृष्ण भी यमुना नदी के किनारे रहते थे, तो क्या कहा गया है कि या वो उन्हें छाया प्रदान कर रहे हैं और साथ ही कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए वो झुके हुए हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैनन मन सुख लहत। कै हरि सेवा, हरि का मतलब श्री कृष्ण और विष्णु जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सेवा यहाँ पे हरि का, वैसे विष्णु जी का भी होता है, लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण का ही वर्णन किया गया है। हित न रहे निरखी नैनन, हित न रहे यानी कि मेरा हित नहीं होगा, मेरा भला नहीं होगा जब तक मैं उनके जो मेरे नैन हैं तब तक उनको देखकर सुख प्रदान ना कर लें, ठीक है। इसमें यही कहेगा कि उनके तट पर झुके होने के कारण कृष्ण का दर्शन पाना भी हो जाता है, जिनके दर्शन मन एवं आंखों को अत्यधिक क्या होता है, सुख और शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। जो काव्य सौंदर्य होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, काव्य सौंदर्य इसमें आप बताएंगे, पहले जैसे हमने प्रसंग के रूप में बताया कि काव्य सौंदर्य में हम क्या हमने मतलब पूरी पोएम हमने क्या पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं कि यमुना के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों की अनुपम शोभा का चित्रण किया गया है। क्या किया गया है, अनुपम शोभा का चित्रण किया गया है। इसमें बता सकते हैं कि जो भाषा है, किस भाषा का यूज किया गया है, ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ये ब्रज भाषा है, ठीक है। अलंकार जो है वो अनुप्रास है और संदेह तथा उत्प्रेक्षा दोनों है, ठीक है। क्योंकि है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ता है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जो ता है उसकी बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तत्व तमाल तरुहर में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार यहाँ पे माना गया है, ठीक है। शैली है आपका मुक्तक माना गया है और शब्द शक्ति आपकी अभिधा मानी गई है। तो ये आपका पहला जो स्टैंजा है ये खत्म हुआ। फिर हम दूसरे पे चलेंगे। दूसरा आपका क्या है, इसमें दूसरा हम करेंगे इसमें आपका कि ये वाला कौन सा नंबर, ये दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा है आपका कि तिन पै जही चिन्ह छंद, तिन पै जही छिन्न चंद ज्योति रक निसी आवती। यानी इसमें कह रहे हैं, देखिए प्रसंग आपको सब में लिखना होता है, संदर्भ आपको सब में लिखना होता है। संदर्भ आप जैसे मैंने पहले आपको बताया वो लिख सकते हैं। प्रसंग में इसमें आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कभी यमुना के जल पर पूर्णिमा की चांद की किरणों के प्रकाश से उत्पन्न सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यानी कवि ने, देखिए उनका जो कवि होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनका ध्यान किस किस तरफ जाता है और उनका ध्यान और उनकी मन की सुंदरता कैसी होती है कि वो हर एक चीज़ में सुंदरता ढूंढ लेते हैं और किस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं, किस प्रकार से कलम से उतारते हैं, ये हमारे लिए सोचना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन जो कवि हैं हमारे, वो सोचिए हर एक चीज़ में क्या सोच कर, है ना, चीज़ों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर, नदियों को देखकर उनके दिमाग में कविताएं आती हैं और वो हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। तो इसमें कवि जो है वो पूर्णिमा की चांद, यानी कि चांद पूर्णिमा है और चंद्रमा की जो वो प्रकाश है उसको देखकर उन्होंने क्या किया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें कह रहे हैं कि तिन पे जेहि जिन छिन चंद ज्योति रक निसी आवती। कभी कह रहे हैं कि पूर्णिमा की चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं, जल में मिलके नभ अवनी लौतानी तनावती, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं, है ना, कि वहाँ से जब ऐसे
उजाला होता है, कहीं शादी होती है तो उसे लाइटें जला दी जाती है, तो जहाँ जहाँ वो तंबू जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे लाइटें जलती है। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने उसका क्या किया है, उसकी तुलना कर दिया, उससे क्या कर दी है, तुलना कर दिया। ठीक है। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, इस उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है, यानी इतना उजाला है उस समय कि बिल्कुल एक शीशे जैसा उनको लगता है। तन मन नैन जुदात देखी सुंदर सी शोभा, और यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आंखें शीतलता एवं सुख का अनुभव करती हैं। जैसा कि आपको देखा होगा कि सिटी में इंसान रहता है, खाता पीता, बस खाना पीना जॉब, खाना पीना जॉब, बच्चों को पढ़ाई में, है ना, बहुत सारे टास्क दे दिए जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो अपने आप को थोड़ा हील करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा ताजगी अनुभव करने के लिए वो बाहर जाते हैं। और वहाँ पे वो चीज़ों, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर, नज़ारों को देखकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। एक प्रकार से उनको हील मिलता है, हेल्थी, मतलब उनका दिमाग जो होता है वो संतुलित होता है, अच्छा फील करते हैं। ठीक है। इसमें यही बताया गया कि इसमें क्या है, उन जो यमुना की सुंदरता है उसको देखकर उनको क्या मतलब शांति मिल रही है और सुख का अनुभव हो रहा है। सो को कभी जो छवि कहीं सके ता जमुना नीर की, यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान ही दिखाई पड़ रही है। मिली अवनी और अंबर रहित छवि एक सी नभ तीर की, यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि जो सुंदरता है आसमान से लेकर पृथ्वी तक वो बिल्कुल एक जैसी हो गई है। चांद की किरणें, आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान ही दिखाई पड़ती है, यानी कि ना आकाश में और पृथ्वी में दोनों सेम रोशनी फैल रही है। ठीक है। तो इसमें आपका काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, काव्य सौंदर्य अगर आप इसमें करेंगे तो काव्य सौंदर्य हो जाएगा आपका। ठीक है। काव्य सौंदर्य, इस बात के आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जो पहला स्टैंजा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट पहला स्टैंजा पढ़ के जाएंगे। ठीक है। मैंने तरनी तनुजा तट टमाल ये पढ़ा दिया है, ये वाला जो है आपका इम्पोर्टेंट है और आप उसको पढ़ के जाएंगे अच्छे से। ठीक है। काव्य सौंदर्य में भाषा आपको ब्रजी लिखना है। ठीक है। अलंकार आपका अनुप्रास तथा उपमा है, उपमा से। ठीक है। और शैली आपकी मुक्तक हो जाएगी, शब्द शक्ति आपकी अभिधा और लक्षणा हो जाएगी। फिर ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे पे। किस पे चलेंगे हम, तीसरे पे चलेंगे। ये रहा आपका तीसरा। ठीक है। इसको भी मैं पढ़ा देती हूँ आपको क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ होता है, दो से तीन स्टैंजा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप पूरा ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो अगर आप बीच में कोई भी स्टैंजा भूल जाते हैं तो जो इससे आप रिलेटेड आपको याद होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें आपका है कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधी चमकायो, परत चंद्र जल मधी चमकायो। कभी इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसमें कभी कह रहे हैं कि इस पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया, यानी कि जो अभी भी वही स्टेंजा में जो आगे हमने दूसरे में पढ़ा है, तीसरे में भी वही चल रहा है ना। इसमें तारीफ के ही पोल बांधे हैं कवि ने। तो आगे हम चलते हैं जिसमें है कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधी चमकायो। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना का जल इतना साफ है और उस पर से चंद्रमा जो पूर्णिमा रात में चमक रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर आपका है कि लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। ठीक है। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को, यानी इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर यह लगता है कि मानो विष्णु जिनका निवास स्थल जल में है, दर्शन के लिए वे जल में उतर आए हैं। ठीक है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। और जो विष्णु जी हैं वो क्या है, ऐसा लगता है कि वो नो स्वर्ग से उतरकर उसको वहाँ पे दर्शन के लिए
क्या हुए हों, उत्तर के लिए आ गए हों, ठीक है। अथवा यह सोचकर यमुना के जल में आ बसाए कि जब कृष्ण यमुना तट पर विहार करने आएंगे तब उससे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा की बात की गई है, यानी जो चंद्रमा है वो वहाँ से उतर कर चले आए हैं श्री कृष्ण की दर्शन के लिए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, देखिए इसमें और भी है, दो स्टैंजा है कि कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। कभी कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो चंद्रमा है वो स्वयं यमुना नदी में उतर आए हैं। और रास यानी कि क्रीड़ा, खेल है ना, श्री कृष्ण की मुकुट की आभा इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंब हो रही है। इसमें यानी कि यहाँ पे उनकी नृत्य की, यानी जो चंद्रमा है जब वो पानी जब हिलता है, यमुना नदी जब पानी में चंचलता आती है तो जो चंद्रमा है ऐसा लगता है वो डांस यानी नृत्य करते हुए प्रतिबिंब उनका ऐसा लगता है ना, दिखता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। फिर कभी चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि यह कभी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है और यह एक प्रतिबिंब जो है वो उन्हीं का है, ठीक है। काव्य सौंदर्य आप कह सकते हैं कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि के मन में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है ना। और उसके बाद है रस आपका हो जाएगा श्रृंगार, भाषा आपकी हो जाएगी ब्रज, गुण माधुर्य शैली मुक्तक हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ों का आपको वर्णन करना ही करना होता है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ आपका हो जाएगा इसमें, ये रहा आपका फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पे आप चलते हैं आपके फोर्थ स्टैंजा पे, ठीक है। आपका नेक्स्ट है कि कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दुरी भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जामुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरिन करत कलोले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलात को ब्रज रमणीम जल आवती। इसमें कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है, यानी कि अभी वही चल रहा है कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो छाया पड़ रही है यमुना तट पर, उसका ही वर्णन इन्होंने आगे किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें हम आगे हम पढ़ेंगे पोएम, जिसमें कि आपका है कि कबहू होत सतचंद कबहू प्रगट दुरी भाजत। चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है, यानी कि जब वो पानी हिलता है तो जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी हिलता है, तो ऐसा उनको क्या लगता है कि वो नृत्य कर रहे हैं। पवन गण बस बिंब रूप में जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जामुन जल लोटत डोले। यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं और उन लहरों में कभी 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 को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। कै तरंग की होर हिंडोरिन करत कलोले, कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, यानी कि जो अनेक रूपों में क्या होते हैं, सुशोभित होते हैं। एक जब वो लहरें वो चलती हैं यमुना तट पे और जब वो पानी में लहरें आती हैं तो क्या होता है, एक चंद्रमा के ऐसा लगता है कि जैसे 100 चंद्रमा उतर आए हों उस नदी पे। उन लहरों में कभी कभी क्या होता है, 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं जो अनेक रूपों में सुशोभित होते हैं। कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब दूर भाग जाता है अथवा अदृश्य हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो लहरें जाती हैं दूर जाती हैं तो वो अदृश्य होते जाता है और जैसे ही पास आती है तो वो पास आने लगता है और बड़ा सा दिखने लगता है, ठीक है। कि कई अवगाहत डोलात को ब्रज रमणी जल आवती, यानी जैसे ही कि जल आता है तो क्या होता है, चंद्रमा जो है उनको दिखने लगता है और दूर जाता है जल, यानी कि जब लहरें आती हैं तो चंद्रमा दिखने लगते हैं, जब लहरें जाती हैं पीछे की तरफ तो चंद्रमा क्या होते हैं, ओझल हो जाते हैं आंखों से, ठीक है। कि चंद्रमा का प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है और कभी वह कभी के सामने प्रकट हो जाता है एवं कभी दूर जाती लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित हो रही हो।
यानी कि जब वो चंद्रमा की लहरें चंद्रमा जब उन लहरों के साथ, यानी कि जो उनका प्रतिबिंब पड़ता है, लहरें चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा हो और वो जो उनकी जो छवि है, यानी कि जो पतंग की छवि है, वो बार बार इधर उधर आसमान में उड़ रही हो। यानी कि यमुना नदी, यहाँ पे आसमान की नहीं, यहाँ पे यमुना तट की, यमुना नदी की बात हो रही है। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं मूर्त स्वरूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा कि कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब में अनेक काल्पनिक रूपों का वर्णन किया है। रस आपका हो जाएगा श्रृंगार। कला पक्ष में आपका हो जाएगा भाषा ब्रज हो जाएगा, शैली मुक्तक। ठीक है, गुण माधुर्य हो जाएगा, और अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे आपका जो है पांचवा, कौन सा है, पांचवा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आ जाएगा, सॉरी, पांचवा आ जाएगा आपका, पांचवा है आपका कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जामुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत ससी अविकल। इसमें कवि ने कहा है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, कि प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनुपम वर्णन किया। यहाँ पे अभी भी वही सेम चीज़ें चल रही हैं। कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब, यानी जो छाया पड़ रही है, उसी का वर्णन चल रहा है। तो कै तारागन ठगन लुकत प्रगट ससी अभिकल, कवि कह रहे हैं, जैसे कवि को लगता है कि मानो तारागण को ठगने के लिए ही चंद्रमा कभी छिप जाते हैं तो कभी प्रकट हो जाते हैं। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तीतनो ही धरी रूप मिलत हित तासो धावत। ठीक है, लुकत मतलब छिप जाते हैं और अबिकल मतलब पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मानो यमुना जल में जितनी तरंगे उत्पन्न हो रही, यानी कि जितनी तरंगे आ रही हैं जा रही हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ते रहते हैं। ठीक है, कै बहुत रजत चकई चालत कै फुहार जल उच्छरत, कै निस्पति मल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। कै बहुत रजत चकई चालत के फुहार जल उछरत, मानो जो जल के प्रतिबिंब है, यानी कि जल की जो छाया पड़ रही है रूप में, जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही हो। ठीक है, चांदी की जो चकई है वो क्या हो, चल रही हो। क्या निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत, या फिर ऐसा लग रहा है कि जल की जो फुहारें वो उठ रही हैं, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहे हो। तो यहाँ पे चंद्रमा का और यमुना तट की जो भी यहाँ पे चंचलता दिखाई गई है, वहाँ पे इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका काव्य सौंदर्य, आप इसमें क्या लिखेंगे कि कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के परिवर्तित होते रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें भाषा आपका ब्रज हो जाएगा, भाषा क्या हो जाएगा आपका, ब्रज हो जाएगा। ठीक है, और आपका भाषा ब्रज है, फिर शैली आपकी हो जाएगी मुक्तक, अलंकार आपका हो जाएगा अनुप्रास, और गुण आपका हो जाएगा माधुर्य। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं छठा, जो लास्ट है आपका, और लास्ट है आपका, और ये पोएम कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इट्स ओके, पर कोई बात नहीं, हम इसको पूरा कर लेंगे इस टाइम पे। ये है आपका छठा। ठीक है, छठा है आपका, जिसमें कह रहे हैं कभी कि कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत परावत, कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत परावत, कहूँ का करार डव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुकपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रामावली गावत, तट पर नाचत मोर बहु रोर विदित पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब धरत। इसमें कवि ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना के किनारे एवं जमुना के जल में विहार करते, यानी कि वहाँ पे जो रहते हैं या जो वहाँ पे तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, विभिन्न पक्षियों की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया। तो कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत परावत, यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी जो होता है एक पक्षी का जोड़ा होता है ना, जो रात के जो क्या कर रहे हैं जी, अक्सर रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि
जो चकवा चकवी जोड़ियाँ जल विहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कहूँ कराड़ उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, नहीं तो कहीं बगुले मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यानमग्न दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं तोते और कोयल जमुना का जलपान कर रहे हैं। सूक पिक जल कहूँ पियत कहूँ ब्रह्मावली गावत, तो कहीं भौरों की जो पंक्तियां हैं यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गीत गा रहे हैं। तट पर नाचत मोर बहु रोर विदित पक्षी करत, यानी कि यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य का मतलब डांस होता है, ठीक है, नाचना होता है, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलरव करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं, यानी कि आपस में वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कि जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब धरत, यानी कि कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान तथा विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ प्रकृति का चित्रण किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, जो नदियाँ हैं, है ना, जो जल है, वो हमारे प्रकृति को कितना शोभा देती है ना, कि हमारी प्रकृति उन्हीं से ही तो है ना, और जो पशु पक्षी हैं वो उनका शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र यह कह रहे हैं कि यमुना के तट की एवं स्वयं उसकी शोभा को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। तो इसमें भी अब लास्ट में आप क्या करेंगे, काव्य सौंदर्य में आपको एक बार लिख कर बता देती हूँ ताकि क्या हो, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखेंगे, इसमें काव्य सौंदर्य, ठीक है, हम काव्य सौंदर्य एक बार लिख लेते हैं। ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। भाषा कौन सी आपकी, भाषा आप ध्यान रखेंगे कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, फिर आपका है भाषा है, फिर अलंकार आप लिखेंगे, अलंकार, अलंकार क्या लिखेंगे आप, अनुप्रास, अलंकार क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास लिख लेंगे आप। उसके बाद है आपका शैली, शैली आप लिखेंगे, मुक्तक, क्या लिखेंगे, शैली मुक्तक लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे गुण, गुण जो होता है, जो गुण होता है, सॉरी, ये जो गुण होता है आपका, गुण आप लिखेंगे प्रसाद, क्या लिखेंगे, गुण आप लिखेंगे प्रसाद। ठीक है, तो ये इतना आप लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे, एक लाइन कहीं से उठा के लिख सकते हैं आप इसमें कि कवि ने यमुना के तट पर, यानी कवि ने यमुना के तट एवं उसके जल में पक्षी विहार का अनुपम चित्रण किया, यानी कि पक्षी विहार, जो पक्षी वहाँ पे कलरव कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, उन सब का क्या किया उन्होंने, वर्णन किया। तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।